नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने सारणिक को शुरू कर दिया था और सारणिक में पिछली क्लास में हमने सारणिक के डेफिनेशन के बारे में जाना और सारणिक को कैसे सोल्व करते हैं वो हमने जाना। सारणिक को हमने जब मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर केवल एक R1 के अनुदिश संपर्षण करके और उसको सोल्व कर रहे थे। पिछली क्लास में मैंने बताया आपको कि आप R1, R2, R3 किसी के अनुदिश संपर्षण करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ध्यान ये रखना कि हमें जल्दी सोल्व करना, तो आपको क्या करना कि जिस रो में या कॉलम में ज़्यादा जीरो उसी के अनुदिश प्रश्न कर दो। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में जाना था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सारणिकों के गुणधर्म, जो अति महत्वपूर्ण है और इसमें से 1% हर हालत में अपने को मिलेगा, चाहे तो वो कोई बोर्ड एग्जाम हो 12th क्लास की, चाहे वो किसी भी स्टेट की बोर्ड की एग्जाम हो या चाहे CBSE की एग्जाम हो। एक क्वेश्चन तो इसमें से नक्की आएगा, 100% आएगा। ठीक है। नंबर 2, अगर हम कंपटीशन के लिहाज से बात करें तो यहाँ से 1, 2, 3 तक % भी मिलते हैं अपने को। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज पर आधारित जो है वो 3% भी अपने को एग्जाम में मिल जाते हैं कई बार। ठीक है ना, नहीं एक तो पक्का है, 2 भी मिल सकते हैं और 3 तक भी अपने को कई बार मिले हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आज की जो क्लास है वो अति महत्वपूर्ण क्लास है और आज की नहीं, इससे आगे वाली जो क्लास होगी, एक क्लास ईयर एक में पूरा नहीं करेंगे इसको, 2 क्लासों में, क्योंकि एक में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फिर उन पर आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो 2 क्लास जो है वो आने वाली 2 क्लासें वो अति महत्वपूर्ण है और इन क्लासों को देखेंगे तो निश्चित रूप से चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो और चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, आपका 1, 2, 3% तो निश्चित रूप से तैयार हो चुका है। ठीक है, देखो क्या है गुणधर्म, क्या है सारणिकों के गुणधर्म पढ़ेंगे। तो पहला जो गुणधर्म है, देखो पहले इसमें बुक में कुछ गुणधर्म दिए हुए हैं। ठीक है, किताब जो अपनी प्रेजेंट टाइम में जो NCERT बुक चल रही है उसमें कुछ गुणधर्म दिए हुए हैं, कुछ तो वो लिखेंगे। ठीक है, वो तो अपने को याद करना है, फिर कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से और लिखेंगे। ठीक है, उनको बना करके कुछ नियम और बनाएंगे, वो लिखेंगे और वो अपने को याद रखने हैं। देखो पहला गुणधर्म जो है वो क्या कह रहा है कि किसी भी सारणी का मान इसकी पंक्तियों स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे मान लो कोई सारणिक है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इसका अगर हम मान निकालें तो क्या आएगा, 4 - 6 बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि रो को और कॉलम को मैं आपस में चेंज कर रहा हूं, तो नई सारणी जो अपने पास क्या बनेगी भाई, रो को कॉलम बना दो, 1, 2, 3 और 4, रो को कॉलम बना दिया। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास, इस बार अगर मान निकालें तो क्या आएगा, 4 - 6 वही क्या आया, -2 आया। मतलब ये हुआ कि आप कोई भी सारणिक है उसके रो और कॉलम को अगर आपस में बदल दोगे, यानी रो उनको कॉलम बना दोगे, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, देखिए पहले गुणधर्म अपना ये हो गया कि अगर आप R को और C को आपस में बदल देते हो, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको। ठीक है ना, अपने को याद रखना है कि आपस में रो को या C को कॉलम को आपस में बदल देते हो, चाहे तो रो को कॉलम में बदल दो चाहे कॉलम को रो में बदल दो। ठीक है, तो कह रहा है कि सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कि सारणी की जो वैल्यू है ना उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इन नो चेंज। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2x2 की सारणी पर निकाल के बताई थी। जैसे मान लो कि एक सारणी है अपने पास कि Δ1 जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये है। और Δ2 हमने लिखी है कि रो को कॉलम बदल दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, रो को कॉलम बना दिया, यानी R और C आपस में चेंज कर दिए। तो उस स्थिति में देखो ये जो Δ1 और Δ2 के जो मान है वो हमेशा बराबर ही आएंगे, बराबर ही आएंगे। यानी सारणिक के कोई भी सारणिक है उसके रो और कॉलम को आपस में बदल देंगे, सारणी के मान में कोई परिवर्तन हो। कई बार इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां से एक जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स अपने पास है A। ठीक है, और उसका ट्रांसपोज निकालें तो ट्रांसपोज क्या था कि मैट्रिक्स से रो और कॉलम आपस में बदल रहे थे ना। अगर इस सारणी का मान निकालें तो मैट्रिक्स का जो मान आएगा सारणी का मान आएगा, और जो आपने उसका जो ट्रांसपोज निकाला उसका सारणी का मान आएगा, बराबर ही तो आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो सारणी बनी A का ट्रांसपोज में वो सारणी क्या है, इनके रो और कॉलम को आपस में बदलने पर तो बनी है भाई। एक कोई मैट्रिक्स है, A का ट्रांसपोज क्या है, उसके रो और कॉलम को आपस में बदला तभी तो एक का ट्रांसपोज बना। ठीक है, तो सारणी A का मान और सारणी A के ट्रांसपोज का मान बराबर ही आएगा। तो एक अपना गुणधर्म अपना ये हो गया कि रो और कॉलम को अगर आपस में बदल दोगे सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक डिटरमिनेंट A बराबर होगा
डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, यानी सारणिक कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के सारणी का मान और उसके ट्रांसपोज का सारणी का मान हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट गुणधर्म अपना ये है, ये अपने को याद रखना है। सेकंड जो गुणधर्म है, फर्स्ट गुणधर्म समझ में आ गया, तो आर और सी को आपस में बदलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज। ठीक है, सेकंड जो गुणधर्म है वो क्या है, देखो सेकंड गुणधर्म ये है कि यदि R1 चेंज कर दे R2 में, या R2 चेंज कर दे R3 में, या मतलब C1 चेंज कर दे C2 में, या C2 चेंज कर दे C3 में, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि कोई भी आपके सारणिक है, उस सारणिक के दो रो या कॉलम आपस में बदल दें तो सारणिक का मान तो वही रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, यानी सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे देखो हमने क्या किया कि एक सारणिक अपनी 2x2 के ऊपर बात कर रहे हैं, 1 2 2 2 3 4 ही लिख दो। ठीक है, अगर हम इसका मान निकालें तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 और -6 बराबर 2 आ गया। अगर हम इसमें ये तो हो गया R1 और ये हो गया R2, इनको अगर आपस में बदल दें तो नई सारणी क्या आएगी, डेल्टा 1, वो क्या आएगी, अगर बदल दें तो क्या आएगा, ऊपर तो हो जाएगा 3 4 और नीचे हो जाएगा 2 2। भाई R1 को और R2 को आपस में बदल दिया तो देखो क्या आएगा, 2 3 6 और -4 दूनी 8, कितना आ गया, -2। मतलब माइनस ये 2 किसका मान है, पहले वाली सारणी का मान है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सारणी के अंदर अगर 2 रो या 2 कॉलम आपस में बदल देंगे तो सारणी का मान जो वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर पहले 5 आ रहा था तो रो या कॉलम को आपस में बदलेंगे तो सारणी का जो मान है वो प्लस हो जाएगा, या प्लस आ रहा था तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड जो है ये अपने को ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि कोई भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणी का जो मान है वो ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, मतलब सारणी का डिटर्मिनेंट का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है ना, ये शॉर्ट में याद रखना, बस चिन्ह बदल जाता, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इनको ना, समझ में आ गया कि कोई भी सारणी के रो या कॉलम को, यानी 2 रो या 2 कॉलम आपस में बदल दें तो सारणी का जो मान है वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा सारणी के मान का। तीसरा जो कॉलम है, तीसरा प्रॉपर्टी है वो अपनी ये है कि पहले मैं बुक करवा रहा हूं कि 2 पंक्ति या देखो कोई भी दो आर या सी का मतलब रो या कॉलम अगर समान या समानुपाती है तो सारणी का मान हमेशा 0 होगा। ठीक है, हल ही नहीं कर रहा, सारणी का मान 0 आएगा। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे हमारे पास एक सारणिक मैंने लिखी 1 2 3 4 5 6 1 2 3। यहां देखो हमने 3x3 की सारणी लिखी है, इसमें R1 और R3 जो बराबर है, R1 के एलिमेंट भी है और R3 के एलिमेंट भी है, 2 रो बराबर आ गई ना, तो इसको सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, इसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 2 कॉलम बराबर आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 4 6 8 ये आ गई। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 कॉलम है, अब देखो ये कॉलम C1 और ये कॉलम C2, अगर हम ध्यान से देखें तो C1 और C2 का जो अनुपात है वो कितना रहा है, 1:2 है। मतलब कि C2 के जो एलिमेंट है वो C1 के डबल आ रहे हैं ना, मतलब C1 और C2 आपस में क्या समानुपाती हो गए ना, C1 और C2 समानुपाती हो गए, इसका मतलब कि इस सारणी का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा, निकाल के देख लेना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है कि कोई भी सारणिक में 2 रो या 2 कॉलम आपस में अगर बराबर हैं तो उस सारणी का मान 0 होगा। अब वो 2 रो या 2 कॉलम आपस में समान भी हो सकते हैं या समानुपाती भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो 2 अगर रो या कॉलम अगर आपस में समानुपाती है, ठीक है, तो समानुपाती है तो भी सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर एक अगला जो
गुणधर्म जो वो ये अपने कितने हो गए, 3 हो गए ना। अब चौथा गुणधर्म लिखो। चौथा गुणधर्म जो है वो क्या बना कि कोई भी सारणिक है, जैसे मान लो हमारे पास एक सारणिक दे दी, सारणिक हमने लिखा कि 1 2 3 4, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि 5 सारणिक को 5 से गुणा करो, तो 5 से गुणा करेंगे ना तो क्या होगा कि जो अदिश राशि मैट्रिक्स में तो क्या था कि जो अदिश राशि गुणा हो रही थी मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा हो रही थी, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होगा। किसी भी राशि से गुणा करोगे या भाग दोगे तो हमेशा एक रो या एक कॉलम में ही भाग दिया जाएगा या गुणा किया जाएगा। तो ये 5 जो चाहे तो इस कॉलम से गुणा कर दो, चाहे इस कॉलम से गुणा कर दो, चाहे इस रो से गुणा कर दो, चाहे एक इस रो से कर दो, यानी चाहे तो R1 को गुणा कर दो, चाहे R2 कर दो, चाहे C1 कर दो या C2 कर दो, यानी कोई भी एक रो या एक कॉलम से ही ये गुणा होगा, दोनों रो या दोनों कॉलम से गुणा नहीं होगा, ठीक है ना। यानी ये 5 दूनी 10, 5 6 15, 3 4 ये आ सकता है, या इसको हम लिख सकते हैं 2 3 15 20 ये लिख सकते हैं, या कॉलम को गुणा करते हैं 5 दूनी 10, 5 6 15, 3 4 ये लिख सकते हैं, या 2 3 15 20 ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे बराबर आएंगे, यानी जो कोई भी राशि से अगर सारणी को गुणा करोगे तो सारणी जो प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम मतलब प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम से गुणा नहीं होगी, यानी जो राशि है वो राशि सारणी के किसी एक रो या एक कॉलम से ही गुणा होगी, ठीक है ना। ये अपने को याद रखना है, कई बार हम काम में लेंगे इस प्रॉपर्टी को, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी, देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है ना वो क्या है कि अगर कोई रो या कॉलम दो राशियों के योग या अंतर के रूप में लिखी हुई है ना, तो हम उस सारणी को दो सारणी को योग या अंतर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखो मान लो कि अपने को ये दे दिया कि a प्लस बी सी और डी, यहां लिख दिया b प्लस सी डी और a, और c प्लस ए सी प्लस डी और a और b ये दे दिया, ठीक है। हम इस सारणी को देखो, ये जो R1 है ना ये दो अवयवों के योग के रूप में है, ठीक है। तो इस सारणी को हम दो सारणी को योग के रूप में लिख सकते हैं, कैसे कि ए सी डी बी बी डी ए सी ए बी प्लस डी बी सी डी सी डी ए और डी ए बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो कोई भी रो या कॉलम जो है ना वो दो सारणिकों के योग के रूप में या अंतर के रूप में हो तो हम योग के रूप में इसलिए योग के रूप में लिख दिया, अंतर के रूप में होता अगर माइनस होता ना यहाँ तो हम माइनस लगा लिख देते, ठीक है। अब ये यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है तीनों ही हो, जैसे ए प्लस बी सी बी प्लस सी सी प्लस डी, इस प्रकार से होता है सभी में। भाई ये जो इस रूप में इसी रूप में तीनों में होता तो भी हम इसको इस तरीके से लिख पाते, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, देखो अब ये पांचवी प्रॉपर्टी होगी। छठी जो प्रॉपर्टी है ना वो अपने को बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है और वो बहुत काम में आएगी। प्रारंभिक रूपांतरणों का हमने प्रयोग किया था मैट्रिक्स में, ठीक है, वही प्रयोग हम सारणिक में भी कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो कि कोई सारणिक है 1 2 3 4 5 6 0 1 2 ये है, इस सारणी का मान मैंने निकाला, चलो यहाँ 0 कर लेता हूँ, ठीक है, और इस सारणी का मान निकालना क्योंकि मुझे 0 ज्यादा मिलेंगे ना किसी रो या कॉलम में, तो सारणी का मान निकालने में बड़ी आसानी रहेगी, इसलिए मैंने 0 कर लिया, ठीक है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, हमने सीख रखा करना। अब देखो इसमें 0 ज्यादा, इसी का 20% कर दो, तो इस एलिमेंट को लिखो। अब ये किस में आएगा, प्लस का आएगा माइनस का, ये तय करने के लिए थर्ड रो में सेकंड कॉलम में, यानी 2 और 3 3 और 2 का योग 5 हुआ, 5 हुआ तो माइनस आएगा। इस रो को छोड़ो और इस कॉलम को छोड़ो, 6 कम 6 और 4 3 12 बराबर कितना होगा माइनस का 6 और गुणा माइनस 1 प्लस का 6 आ गया। इस सारणी का मान कितना आ गया, प्लस 6 आ गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रारंभिक रूपांतरण हमने क्या किया था कि किसी भी रो की जगह किसी दो रो को जोड़ के लिख सकते हैं या घटा के लिख सकते हैं, ठीक है, या एक रो को किसी दूसरी संख्या से गुणा करके जोड़ के लिख सकते हैं। जब हमने मैट्रिक्स के अंदर जब पढ़ा था यूनिवर्स निकाला प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से, वहां पर भी मैंने बताया था। तो देखो हम R1 की जगह जैसे ये कर रहे थे कि भी R1 प्लस से R2 कर दें, R1 की जगह पर हमने R1 प्लस R2 कर दिया, या चलो इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, R2 को 2 से गुणा करके और हमने R1 की जगह लिख दिया। तो देखो नई में सारणी जो वो क्या आएगी
R1 में चेंज किया ना, तो इसको 2 से गुणा के 4 दूनी 8, 1 9, 5 दूनी 10 और 2 12, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, 4 5 और 6 1 0 0 सॉरी 0 1 0, ये हुआ ना। अब इस सारणी का मान निकालो, तो क्या आएगा, माइनस का 1, इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो, 9 की 54 और माइनस 15 जो की 60, कितना आ गया -1 और माइनस का 6 बराबर कितना हो गया, प्लस का 6 आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ा ना। मतलब ये हुआ कि R1 की जगह पर R1 प्लस से कोई भी राशि से R2 को गुणा करके जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। ठीक है, या R1 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते हो। ठीक है, या R1 की जगह R1 की जगह R1 प्लस R2 माइनस R3 भी कर सकते हो। यदि कि कोई भी परिवर्तन जो है R1 में आप इस सारणी को सहायता से कर सकते हो, वो उस परिवर्तन के बाद में सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, वही का वही रहेगा। जैसे R1 की जगह आपने ये किया कि भी R2 को 2 से गुणा करके लिखा, R2 को 2 से गुणा करके R1 में जोड़ा, R1 की जगह लिखा उसको, तो सारणी का मान निकाला, वही आया। अगर हम यहाँ पर ये कर देते कि भी R1 की जगह पर मैं करता हूँ R1 माइनस R2 और प्लस R3, ये कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है कि R1 और R3 को जोड़ना है और उसमें से R2 घटाना है, जो आए वो R1 की जगह लिखना है, तो भी सारणी का मान वही आएगा। और यही प्रारंभिक रूपांतरण है। ये चीज हम रो में कर रहे हैं, ये चीज हम कॉलम में भी कर सकते हैं। सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये अपने को बहुत ज्यादा काम उपयोग आएगा। अब ये क्यों उपयोग में आएगा, ये उपयोग में इसलिए आएगा कि हम सारणी के कई बार सारणी कैसे आएंगे कि उनका मान निकालना मुश्किल हो जाएगा। सारणी का मान निकालेंगे काफी लेंथी आएगा, और लेंथ ये होगा कि संख्या है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कई बार संख्या भी बड़ी बड़ी आएंगी। कई बार क्या होगा कि आपके अननोन वैल्यूज आएंगी, जैसे ABCD इस प्रकार से आ गई, तो फिर उसके क्या कि बड़े वो बढ़ेंगे, गुणनखंड बढ़ेंगे, गुणनखंड करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उस स्थिति में ये जो प्रॉपर्टी है अपने बहुत काम आएंगी। क्या कि उस समय हम क्या करेंगे कि इन प्रॉपर्टी की सहायता से और सारणी के अंदर ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाएंगे तो हमारी सारणी जो हल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा काम में किस में आएंगी, ज्यादा ज्यादा जीरो बनाने के काम में आएंगी। सारणी के अंदर हम ज्यादा ज्यादा जीरो बनाएंगे, और या फिर सारणी के अंदर क्या करेंगे भाई, 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर बने या समानुपाती बने, इस प्रकार कुछ हम करने वाले हैं इनकी सहायता से। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी थी 6 अपनी जो बुक में दे रखी थी, वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब इन्हीं के साथ कुछ प्रॉपर्टी और अपने को याद रख लेनी है। वो क्या है कि देखो ये 6 हो गए ना। अब देखो एक अपने को ये याद रखना है कि 6 हो गए। 7वीं जो प्रॉपर्टी है वो ये याद रखनी है कि किसी भी रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान भी शून्य होगा। मतलब कोई ऐसी सारणी का जाए जिसमें रो और कॉलम के सारे एलिमेंट ही जीरो जाए, तो उस स्थिति में वो सारणी का मान भी जीरो ही होगा। ठीक है, फिर 8 जो प्रॉपर्टी है वो लिखनी है आपको कि A और B दो को मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स से बना रहा हूं मैं, A और B दो मैट्रिक्स है, इनके गुणनफल का हमने सारणी का मान निकाला, तो ये मान हमेशा बराबर आएगा डिटर्मिनेंट A और डिटर्मिनेंट B। मतलब A और B हमने गुणा किया पहले दो मैट्रिक्स, और फिर उनका सारणी का मान निकाला, और एक हमने अलग से सारणी का मान निकाला, अलग से सारणी B का मान निकाला, दोनों को गुणा किया, वो मान इससे बराबर आएगा। एक ये प्रॉपर्टी अपने को याद रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक प्रॉपर्टी ये जो मैंने लिखी भी थी अभी कि A प्लस बी डिटर्मिनेंट A प्लस बी या A माइनस बी, इसको हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते डिटर्मिनेंट A प्लस माइनस डिटर्मिनेंट B। मतलब कि दो सारणिकों के योग का डिटर्मिनेंट जो है वो दोनों सारणिकों के अलग अलग योग के बराबर आएगा, ऐसा संभव नहीं है। यानी दो मैट्रिक्स थी और उनके योग का सारणिक निकाला और वो दोनों के अलग अलग सारणी के योग के बराबर आई, आवश्यक नहीं है, आ भी सकता और नहीं भी। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना, कई बार गलती हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। और एक ये प्रॉपर्टी हमने खूब लिखी है कि कोई मैट्रिक्स है, उसको हमने कोई n क्रम की मैट्रिक्स है, n क्रम की मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ k a, ये क्या आएगा, k की घात n इंटू डिटर्मिनेंट a आएगा, इसके बराबर आएगा। ठीक है, और जो एक और प्रॉपर्टी जो अपने को याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है। ठीक है, और ये याद रखनी है। ठीक है, ये परीक्षा में पूछी जा सकती है। ये सारे उसी से जो अपनी प्रॉपर्टी उसी से हमने लिखी है, इसको याद रखना है। ये कैसे याद रखना है कि यदि सारणिक डेल्टा के
प्रत्येक अवयव को यदि n क्रम के सारणिक डेल्टा के प्रत्येक अवयव को उनके सैखंडों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, प्रतिस्थापित करने से बनी सारणिक का मान, बनी सारणिक का जो मान है ना वो d, उसको हम d लिख रहे हैं। चलो कोई भी लिख लेते हैं, चलो d लिख लेते हैं, चलो ठीक है ना, या डेल्टा डैश लिख लो, चलो डेल्टा डैश, या डेल्टा f लिख लो, कोफैक्टर से बना रहे हैं ना तो डेल्टा f लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई सिंबल देना अपने को, ठीक है। ये क्या आएगा, डेल्टा f जो है ना वो किसके बराबर आएगा, जो मूल सारणी है उसके n-1 घात के बराबर आएगा, ठीक है, इसके बराबर आएगा। देखो जैसे मान लो कि अपने पास एक देखो 2x2 की सारणी के लिए हम कर रहे हैं ना, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये अभी हो गए इसके, इस सारणी का मान निकालें तो क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगली सारणी लिख रहा हूँ डेल्टा f, इसे कोफैक्टर से बना रहा हूँ। कोफैक्टर से सारणी बनाने के लिए क्या होगा भाई, 1 का कोफैक्टर लिखो, कोफैक्टर क्या होगा इसका कोफैक्टर आ जाएगा 4 लिखो, 2 का कोफैक्टर कितना होगा, इस रो को छोड़ो इस कॉलम को छोड़ो, कितना आ जाएगा -3, कोफैक्टर निकालना सीखे थे हमने। फिर 3 का कोफैक्टर क्या होगा -2 और 4 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा 1, आ गया। अब सारणी देखो क्या रही है, 4 और -2×6 कितना का -2, ठीक है, -2। अब देखो ये सारणी हालांकि 2x2 की तीसरी बराबर आ गई भाई, 2x2 की तीसरी बराबर आ गई, अगर 3x3 की निकाले तो 2x2 की बराबर आ रही, क्यों आ रही है देखो, इसका कारण देखो डेल्टा f क्या होगा, डेल्टा की घात n का मान कितना है 2 -1, मतलब डेल्टा के बराबर ही तो आएगा, डेल्टा f डेल्टा के बराबर ही तो आएगा, देखो बराबर ही तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 3x3 की सारणी को तो देखो कैसे करेंगे, 3x3 के लिए देखो 3x3 के लिए देखो, जैसे मान लो कि डिटर्मिनेंट अपने पास 1 0 2 2 0 1 1 0 ये है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि सारणी का मान निकालते हैं, ठीक है। सारणी का मान कितना आ जाएगा, -2 गुणा भाई इसके अनुदिश प्रश्न कर रहा हूं मैं, इस रो को छोड़, कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, 1 -4 बराबर कितना आ जाएगा, -3 गुणा -2 बराबर +6 हो जाएगा, ठीक है। तो जो सारणी का मान है वो कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब इनके मैं लिख रहा हूँ कोफैक्टर और उसको बना रहा हूँ, इस रूप में लिख रहा हूँ, कोफैक्टर लिखूंगा, सीधा लिख लूंगा। देखो एक का कोफैक्टर क्या आएगा, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, 0 -2 तो -2 आएगा। 0 का कोफैक्टर क्या आएगा, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, 0 -3, 0 -3 मतलब -3 आएगा। लेकिन देखो ये इसका लिख रहा है तो ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो 1 और 2 3 हो गए ना, तो 3 यानी योग विषम आ रहा तो माइनस आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का लिखो, 2 का लिखेंगे, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, क्या आएगा 4 -0 तो ये जगह 4। फिर इस 2 का लिखो तो ये माइनस आएगा और इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, 0 -4 तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। फिर इस 0 का लिखो तो इस 0 का लिखेंगे तो ये क्या जाएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 2 2 4 मतलब प्लस आएगा। अच्छा इसको छोड़ो और इसको छोड़ो तो 0 -3 यानी -6 आएगा, ठीक है। फिर इसके लिखो, ये क्या जाएगा, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो तो 2 -0 मतलब 2 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा 2, क्यों आएगा माइनस का 2, क्योंकि सेकंड रो थर्ड कॉलम है, 2 और 3 5 बीस हमारा है। फिर इसका लिखो 3 का, इसको छोड़ो 0 -0 मतलब 0 आएगा। फिर 2 का लिखो, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, 1 -2 तो -3 आएगा, -3 लेकिन ये प्लस का 3 होगा, क्यों, क्योंकि देखो क्या रहा, माइनस भी तो आएगा ना इससे भाई, योग आई प्लस जे का योग विषम आ रहा है ना, सेकंड थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो इसका योग क्या रहा है, विषम आ रहा, 5 आ रहा है, इसलिए 3 आ गया, ठीक है। फिर 0 का लिखो तो 0 क्या जाएगा, इसको छोड़ो 0 -0 मतलब 0 आएगा। आगे ये आ गया अपने पास सारणी का मान, मतलब ये जो सारणी थी, इस सारणी के प्रत्येक अवयव का हमने कोफैक्टर लिखा, उस कोफैक्टर से हमने एक सारणी बना दी। अब देखो इस सारणी से क्या आएगा, इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, इसका मान -3 भाई, इस R3 के अनुदिश कर दो, इसमें ज्यादा 0 है कर दो, इसको छोड़िए आप, इसको छोड़ो। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम तो माइनस आएगा, सारणी को हल करना सीख रहे थे ना इसे,
इसको छोड़ो इसको छोड़ो, तो -4 माइनस माइनस गुणा प्लस, इसका 4 हो जाएगा, फिर माइनस और 4 चौके 16। ठीक है, -3 गुणा माइनस के 12, 12 तिया 36 आ गया 36। अब देखो आप डेल्टा एफ जो वो किसके बराबर आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 6 कौन है, डेल्टा, यानी डेल्टा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और डेल्टा की घात 3 माइनस 1 कर सकते हैं क्या, ये तो लिखा था हमने भाई, 3 क्रम की मैट्रिक्स तो है, देखो देखिए इसके बराबर तो आ रहा है भाई, 3 क्रम की मैट्रिक्स है, तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि 3 क्रम की मैट्रिक्स से अगर उनके अवयवों की सहायता से हम एक सारणिक तैयार कर, अवयव के कोफैक्टर की सहायता से अगर सारणिक तैयार करें, तो उस सारणी का जो मान है वो हमने डेल्टा से लिखा था, वो क्या था, डेल्टा यानी मूल सारणी जो उसका n-1 घात के बराबर आएगा। ठीक है, जहां n क्या था, उसका ऑर्डर था सारणी का, तो यहाँ ऑर्डर कितना है, 3 ऑर्डर की तो है। ठीक है, तो इसी कोफैक्टर से हमने सारणी तैयार की थी, इस सारणी का मान अपने पास ये आया 36। अब ये किसके बराबर है, ये इसके जो डेल्टा है उस डेल्टा के n-1 घात के बराबर तो है, n-1 n का मान 3 है, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, तो डेल्टा स्क्वायर के बराबर तो है 36। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होना अपने को याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन जैसे मान लो ये पूछ ले, देखो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन ऐसा आता है, पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है ना, हालांकि 12th क्लास की बुक में से क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई कंपटीशन लिहाज में कोई कंपटीशन में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं, 12th क्लास में नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है कि यदि किसी 3 या 4 क्रम की सारणिक का मान -5 हो तो उसके अवयवों के सैखंडों से उनके अवयवों के सैखंडों से प्राप्त सारणिक का मान ज्ञात करो। मतलब सारणी का मान तो आपको दे रखा है, और ये कह रहा है कि उनके जो 4x4 क्रम की सारणिक है और उनके जो अवयव है ना, उनके हमने कोफैक्टर से एक सारणी तैयार कर लिया है, उस सारणी का मान बताओ क्या आएगा। तो क्या आएगा, उस सारणी का मान क्या आएगा, डेल्टा एफ, हम जानते हैं कि डेल्टा बराबर क्या, और डेल्टा की पावर n-1 ये तो है भाई, n क्रम की कोई मैट्रिक्स है, सॉरी n क्रम की कोई सारणिक है, उस सारणिक का अगर हम कोफैक्टर यानी उस सारणी के जो सैखंड है उन सैखंडों से अगर सारणिक बनाए, तो उस सारणी का जो मान आएगा वो मूल सारणी का n-1 घात के बराबर आएगा। ठीक है, तो डेल्टा एफ है वो कितना आ जाएगा, इसके बराबर आएगा। अब ये मान दे रखा है अपने को कितना, -5, और n का मान कितना 4, 4 - 1, तो -5 की घात कितना हो गया 3, और ये कितना आ जाएगा -125, तो इसका मान कितना आएगा -125। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो अपने को ध्यान में रखनी है। अब देखो अपन उठाते हैं अपनी बुक का क्वेश्चन, और बुक का जो क्वेश्चन है अपना, वो पहला क्वेश्चन अपन करते हैं कि देखो प्रश्न में लिखा है कि आपको सिद्ध करना है गुण धर्मों की सहायता से। क्वेश्चन में ये आएगा कि प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए, और आपको ये डिटरमिनेंट दे रखे, इनको प्रूव करना कि सी ही होगा। ठीक है ना, डिटरमिनेंट देगा, उसके सामने उसकी वैल्यू देगा कि आपको प्रूव करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज यूज करते हुए। ठीक है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एक बार कंपटीशन में तो हम थोड़ा दूसरा तरीका देखेंगे ताकि शॉर्टकट आंसर निकाले, वो भी मैं बताऊंगा साथ में, हम शॉर्ट में निकालेंगे तुरंत। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि अपने को एक सारणिक दे दी, कि एक सारणी दे रखी है x y z। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से समझना है, हम लगभग अधिकतम क्वेश्चन इसके करेंगे, अच्छे से समझना है इसको ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। z + c कह रहा है कि इसका मान 0 के बराबर होगा, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, अब कैसे होगा, देखो सारणी का मान 0 कब होता है, जब या तो सारे किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 जाए। हमने जो सारणी के गुण धर्म पढ़े थे उसमें ये पढ़ा था कि सारणी के किसी भी सारणी के रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 तो सारणी का मान 0 होगा, एक तो हमने ये पढ़ा था। ठीक है, एक दूसरा हमने ये पढ़ा था कि सारणी के अंदर अगर किसी भी सारणी पे 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर हो जाए ना, तो सारणी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या ऐसा बन रहा है क्या, देखो सारे अवयव 0 तो इसमें बनने वाले हैं नहीं। एक काम करता हूं मैं, देखो
C1 की जगह पर मैं कर रहा हूँ C1 प्लस C2, यानी दोनों कॉलम ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, दोनों को जोड़ के लिख रहा हूँ किसकी जगह, C1 की जगह। देखना क्या बन रहा है, यानी हमारे पास सारणी की थी और इस सारणी को हमने C1 प्लस C2 किया, तो x प्लस a y प्लस b और z प्लस c, a b c x प्लस a y प्लस b और z प्लस c, ये तो है। और ये तो भाई दो कॉलम बराबर आ गए, तो C1 और C2 बराबर है ना, दो कॉलम बराबर आ गए, तो सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखो कितना आसान हो गया। और अगर इसको सोल्व करके देखते ना तो इसका मान तो 0 ही आएगा, इस सारणी का मान तो 0 ही आएगा, लेकिन इसको सोल्व करेंगे ना तो काफी टाइम लगेगा। ठीक है, और देखो इससे करिए, आपने गुणधर्म लगाया, गुणधर्म, अच्छा ये तो अभी क्या था कि हम करना सीख रहे हैं इसलिए किया, नहीं तो देखते ही पता चल गया इसका 0 ही होगा। ठीक है, देखो एक सारणी को लिख रहा हूं मैं, जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है कि डिटरमिनेंट दे रखी है अपने को a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। कह रहा है कि सारणी का मान भी 0 होगा, ये बात अपने को प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये तो प्रूव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या करें कि या तो दो रो या दो कॉलम बराबर बन जाए, या किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 बन जाए। तो इसमें तो क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, चाहे R1 R2 जोड़ दो, चाहे C1 C2 जोड़ दो, सारे एलिमेंट 0 बनेंगे। देखो एस R1 की जगह चाहे R1 प्लस R2 तीनों को जोड़ना पड़ेगा, चाहे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, चाहे C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, सारे एलिमेंट 0 बन जाएंगे। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं कि चलो C1 की जगह मैं कर देता हूं C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C1 की जगह पर तीनों को जोड़ के लिख रहा हूं, तो सारणी के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होना है। हाँ देखो क्या आएगा, इनको जोड़ो, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, तीनों को जोड़ेंगे तो a से कटेगा, b से b कटेगा, c से c कटेगा, मतलब 0 आ गया। ये भी 0 आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा, और आगे वाला भी 0 आएगा। आगे b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, क्या गया, सारे एलिमेंट 0 हुए C1 के, सारणी का मान 0 होगा। ठीक है, तो अपना आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और दे रखा है, और ऐसा क्वेश्चन जो है ना वो कौन सा एक एग्जाम में पूछा हुआ है, संख्या दे रखी है उसमें, और हम संख्या को देख करके हमें तुरंत जो है ये लग जाता है कि सारणी का मान निकालना है, तो हम उसमें कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, और कैलकुलेशन में फंसते ही हमारा टाइम खराब होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान रखना कि प्रॉपर्टी कहीं इसमें यूज तो नहीं रही है। 5, 9 और 86 बराबर, इस करा कि सारणी का मान भी 0 बराबर होगा। देखो देखिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है क्या इसकी जगह पर जी। अब इसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम जो है वो 0 बन जाना चाहिए, कोई एक रो या एक कॉलम 0 बन जाना चाहिए। क्या बन रहा है कैसा, या कोई दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो जाने चाहिए, या समानुपाती हो जाने चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर ध्यान से देखें इसमें, तो अगर मैं इसको 9 से गुणा करूं, 9 संते 63 और फिर 2 जोड़ दो 65 हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे को 9 से गुणा करता हूं, 9 अंठे 72 और 3 75, 9 नाम 81 और 5 86, मतलब इसको 9 से गुणा करके और इसमें जोड़ दें तो हम ऐसा एक कॉलम और प्राप्त कर सकते हैं। देखो अगर मैं C1 की जगह पर लिख दूं C1 प्लस 9 C2, यानी C2 को 9 से गुणा कर रहा हूं और C1 में ऐड कर रहा हूं, क्या आएगा, 9 संते 63 और 2 65, 9 अंठे 72 और 3 75, 9 नाम 81 और 5 86। भाई C2 को मैंने 9 से गुणा किया, C1 उसमें ऐड किया और C1 की जगह पर मैंने लिखा है। ठीक है, अच्छा बाकी आपको चेंज करना नहीं है, 7 8 9, C1 जो यहाँ लिखा जाएगा ना वही चेंज होगा, यानी उसी की जगह पर अपन लिख रहे हैं काम, ये जो काम कर रहे हैं वो इसी की जगह कर रहे हैं। 65 75 और 86, देखो देखिए ये और ये बराबर आ रहेगा, सारणी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना कुछ क्वेश्चन थे प्रॉपर्टी बेस्ड जो अपन ने किए हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और हैं, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है सारे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब एक क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन हो रहा है, 5वां क्वेश्चन जो है ना उसमें देखो क्या दे रखा है, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन एक सारणी दे रखी है और उस सारणी में क्या लिखा हुआ है, b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, q प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, और लिखा हुआ y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई, और कह रहा है कि सारणी का जो मान है ना वो किसके बराबर होगा, 2 गुणा ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड के बराबर होगा। ये बात हमने पूरी करनी है। ठीक है, देखो अभी एक गुणधर्म हमने पढ़ा था कि
कोई भी दो सारणिक में किसी भी सारणिक में कोई रो या कॉलम दो अवयवों के योग के रूप में अंतर के रूप में हो तो हम उस सारणी को दो सारणिकों के योग या अंतर के रूप में लिख सकते हैं। या देखो इस सारणी के सारे अवयव हम दो अवयवों के योग के रूप में है तो इस सारणी को हम ये लिख सकते हैं। देखो एक तो इससे बनाओ पहले वाले अवयव से बी सी ए क्यू आर पी और वाई जेड एक्स प्लस सी ए बी और आर पी क्यू जेड एक्स और वाई पढ़ा दिया। अब हमें जो सिद्ध करना है उसमें क्या ले जाना है, ऊपर लेके जाना है ए यानी ये जो रो है तो जाएगी ऊपर और ये आएगी नीचे। ठीक है, अब देखना क्या क्या बन रहा है इसमें। ये नीचे आएगी ना, मैं देखो क्या कर रहा हूं कि C1 की जगह पर सॉरी C2 और C3 सॉरी R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं। दो जो रो है उनको आपस में बदल रहा हूं तो दो रो को आपस में बदलते सारणी का मान सारणी का जो मान चिन्ह है वो बदल जाता है। तो देखो क्या होगा, बी क्यू वाई तो वही का वही रहेगा, ए पी एक्स ये तो चला गया ऊपर और इसी जगह पर आ जाएगा नीचे सी आर जेड आ गया। इसमें देखो क्या करना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें देखो ए ऊपर चाहिए ना, ये ए ऊपर चाहिए ना, तो देखो इसको लेके आ रहे हैं, इन दो को चेंज कर रहे हैं, मतलब इसमें कर रहे हैं, यहां हम कर रहे हैं कि R1 की जगह पर कर रहे हैं R1 और R2 को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, माइनस आएगा, इसमें चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि दो रो आपस में बदल रहे हैं ना। तो ए पी एक्स सी आर जेड बी क्यू वाई हो गया। अच्छा अब देखो हमें तो यहाँ ए ऊपर पहुंचाना है यहाँ क्योंकि सिद्ध करना उसमें ए आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर फिर से दोबारा क्या हो जाएगा, R1 और R2 आपस में चेंज हो गई, क्या आ जाएगा माइनस, एक चिन्ह हो रहा है माइनस का, माइनस पहले से ही है प्लस हो जाएगा। तो ये ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड बदल दिया, इसको यहाँ लिख दिया इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसमें भी क्या किया, देखो इनको आपस में चेंज कर रहे हैं, यानी R2 और R3 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, यहाँ पर R2 और R3 कर रहे हैं तो एक माइनस आएगा, एक माइनस पहले से था प्लस हो जाएगा, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। ठीक है, और ये दोनों ही सारणी के एक जैसे आ गए तो इन दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये आ गया। तो इस सारणी को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, हालांकि अभी तो बस केवल इंट्रोडक्शन मात्र ही हमने क्वेश्चन किए, इस बार बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो टोटल यूनिक क्वेश्चन पर होगी और उसी टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रॉपर्टी याद करनी है, नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर के यानी इससे आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर के फिर एक बार मुलाकात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।